देखिए, हमारे साथ हैं कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी कि हरियाणा सरकार ने जो अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, प्रेस वार्ता में उन उपलब्धियों का बखान किया है। सीधा एक बार जानते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा एक बार लक्ष्मण जी से सीधी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मोहनलाल जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा, ताकि जो 1 साल की उपलब्धियां आप जनता तक पहुंचाने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी ने, आज आपने देखा सुबह 1 साल हमारी सरकार को होने पर 306 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि 21 जिलों में हुआ, एक ज़िला में आचार संहिता है, आपको पता है, चुनाव चल रहा है, तो इसलिए 21 जिलों में 306 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे यहाँ कोसली में भी 2 योजनाएं थी, जिसमें खंड कार्यालय ढैणा की आज बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, तो उसका उद्घाटन किया है। दूसरा लीलोड गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन आज किया है। और ठीक इसी तरह से उसी के निमित्त आज हमारी भी कोसली विधानसभा के 1 साल पूरा मुझे विधायक बने हो गया, उसका भी हिसाब आप सबके माध्यम से कोसली की जनता को देना है। उसी के ऊपर मैंने विस्तार से चर्चा सबके बीच में की है, चाहे वो रोड हों, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के काम हों, चाहे वो इरिगेशन के काम हों, चाहे वो एजुकेशन के काम हों, चाहे वो वेटनरी हेल्थ के काम हों, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के काम हों, चाहे दूसरे अन्य सभी विभागों के काम, जो विस्तार से वर्णन मैंने आप सब लोगों के बीच में रखा है कि इस 1 साल में मेरी कोसली में आपने देखा 110 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। कोसली में आपके कोसली में मेरी विधानसभा में 110 करोड़ के काम हैं। कुछ पे काम चल रहा है, कुछ के टेंडर हो गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं, इसलिए 110 करोड़ रुपए के काम हमारे चल रहे हैं। जिसमें आपने देखा कि अभी हमारा बांस बिटोड़ी का जो 33 kV का सब स्टेशन था, उसमें मुश्किल से 5-7 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका उद्घाटन नज़दीक निकट भविष्य में है। ठीक उसी तरह से धवाना का 33 kV का सब स्टेशन भी, उसका भी हमने सैंक्शन हो गया है। तो चौथा अपना बोका, मंदोला बोका का भी 33 kV का जो सब स्टेशन है, उसको भी हमें सैंक्शन मिल गई है। और हमारा हाड़ का 33 kV का सब स्टेशन भी, वो का प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। तो इन सब पे वो वर्किंग हो रही है। और ठीक इसी हिसाब से आपने देखा कि मेरी विधानसभा में नाहड़ ब्लॉक में हरियाणा में सबसे पहला, इस 1 साल के अरसे में सबसे पहला सब डिवीज़न बिजली विभाग का बना है, ताकि उस 26 गाँवों को वहीं की वहीं सुविधाएं सब तरह की उनको मिलें। ठीक इसी तरह से इरिगेशन में 16 करोड़ रुपए की सैंक्शन हमारे दीवाना डिस्ट्रीब्यूटरी को रिपेयर करने का, उनके पुलों का रिपेयर करने का अभी सैंक्शन हुआ है। ठीक उसी तरह से 1.5 करोड़ रुपए कृष्णावती नदी का छटाई करने का भी, उसका भी पैसा सैंक्शन हुआ है। और रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी का 4 करोड़ रुपया, उसका भी सैंक्शन हो गया है। तो निकट भविष्य में उन सब पे काम एक कोसली का फ्लाई हो रहा है। चुनाव के वक्त जब आप चुनाव लड़ रहे थे, हम भी वहाँ कवर कर रहे थे, तो उसकी बड़ी जर्जर हालत थी, उसको लेकर के कोई, देखिए वो कांग्रेस के समय बना था, उसको ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। जब हुड्डा की सरकार थी तो उस समय उसको बनाया गया था, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला उस समय हुआ, क्योंकि ठेकेदार भी कोई नए होंगे ठेकेदार, और उनकी हमने इंक्वायरी करा दी उस पूरे प्रोजेक्ट की। और इंक्वायरी के बाद अब उसकी हमने रिपोर्टिंग के लिए, उसका काम को ठीक करने के लिए अभी 65 लाख रुपए उसमें सैंक्शन हुए हैं, और उसका हम रिपेयरिंग जल्दी ही निकट भविष्य में कराएंगे। ये तो हुआ आपका 1 साल की उपलब्धि का। अब आगे भविष्य में क्या योजना है, फिर हम आपसे अपने सवाल करेंगे। भविष्य में क्या कुछ कोसली के लिए? देखिए, भविष्य में मैंने विधानसभा में कोसली में खंड कार्यालय पंचायत का बने, उसका मैंने डिमांड उठाई है।
नगर पालिका का पेंडिंग हमारा है, उसको बनवाने का है। कोसली बाईपास का हमारा पेंडिंग चल रहा है। भूमि अधिग्रहण का मामला थोड़ा मोटा उसमें अटका हुआ है, उसको भी निकट भविष्य में ठीक होगा। तीसरा, हमने आयुर्वेदिक कॉलेज की भी डिमांड विधानसभा में की थी और मुख्यमंत्री से मिलके हमारा जो लुल्ला अहीर का रीजनल सेंटर जो कानपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उसको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से जोड़ने का भी मैंने निवेदन मुख्यमंत्री जी को किया है। ठीक उसी तरह से गुरावड़ा में नया रीजनल सेंटर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का खुले, जिसमें साइंस की क्लासेज हों, उसके लिए भी मुख्यमंत्री से मैं 2 बार मिला हूं, लेकिन उनका पॉजिटिव रिस्पांस है। वो भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपका गुरावड़ा का उसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात है। आपने करावरा माणकपुर का हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाने की बात है। और जब पिछले दिनों मैंने उठाया था बहुतवास अहीर का प्राथमिक हेल्थ केंद्र खोलने का, उसका भी सैंक्शन हो गया, उस पर भी काम हो गया। उसी तरह से रतनथड़ का था पीएचसी का, उसका भी काम हो गया, उसमें भी वो खुल गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस कोरोना काल में मेरी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले मैं जब विधायक बना तो हॉस्पिटल में 1.5 डॉक्टर था। 1.5 इन द सेंस भाई, एक पूरा था और एक आवागमन पे था, डेपुटेशन पे था। तो 1.5 डॉक्टर था, 13 की वैकेंसी थी, तो आज 13 के 13 वहाँ डॉक्टर हैं। ठीक इसी तरह से हमारे गुरावड़ा में 6 वैकेंसी थी, एक डॉक्टर था, 6 के 6 हैं। लेकिन उसमें खामियां किसकी है? उस वक्त भी आप ही का विधायक था, आप ही की पार्टी का था। नहीं, वो ठीक है। खामियां ये होंगी, सरकार की पॉलिसी एक दिन में तो कारगर होती नहीं, क्योंकि सरकार आज निर्णय लेती है, वो इम्प्लीमेंट करता है। 5 साल का लक्ष्मण जी 5 साल का कार्यकाल मिला कि आपके विधायक ने आवाज नहीं उठाई कोसली से? वो हरियाणा में ही डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन अब सरकार ने हमारी ने कुछ पॉलिसी बदली ताकि डॉक्टर वहाँ रुकते नहीं थे देहात होने की वजह से। लेकिन आज हमने वहाँ सैलरी को बढ़ाने का काम किया है, उनमें एमडी के एडमिशन के लिए उनमें मार्क्स बढ़े, उसका काम किया है, और डॉक्टरों को सुविधा देने का काम किया है। तो वो बउआ है, चाहे वो फतेहपुरी है, चाहे वो गुरावड़ा है, चाहे वो ढेरना है। ये बात हो गई। अब हम आपसे बात करते हैं, अभी हाल ही के अंदर पिछले दिनों डीटीपी ने कोसली में कार्रवाई की है कि काफ़ी सारा अवैध निर्माण हुआ है। अब आप विधायक हैं, और जब आप विधायक नहीं थे तब भी ये मुद्दा उठा था कि काफ़ी सारी अवैध कॉलोनियाँ कटी है। क्या जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है, जैसे भी आपने कहा फ्लाईओवर की हमने जांच करवाई है, तो आपको लगता है उसकी भी जांच होनी चाहिए? कौन कौन ये अवैध प्लॉटिंग कर रहा है, सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है, करोड़ों रुपए के वारे नियारे कर रहा है, क्यों तो बनने दिया और क्यों उसको तोड़ा गया? क्या इस पर भी कोई जांच आप लोग करवा रहे हैं? आप ही के पार्टी के विधायक लगातार पिछली योजना में भी रहे, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्हीं की देन है ये सब अवैध कॉलोनियाँ। देखिए, अब हमारी सरकार ने इस 1 साल में इसमें संशोधन किया है कि ये प्राइवेट जो प्रॉपर्टी डीलर हों, ये क्या है, अव्यवस्थाएं ज़्यादा फैलाते हैं, ना रोड ठीक से बना पाते, तो रैंप बन जाते हैं, यानी वो कॉलोनी भोगल बस्ती बन के रह जाती है। इसलिए हमारी सरकार ने अब 5 एकड़ पे लाइसेंस देने शुरू करें, वो प्लॉटिंग करें, वो सरकार के डिजाइन के अनुसार काम करें, ताकि जिस व्यक्ति का पूरी मेहनत करके बेचारा एक मकान बनाता है और वो अवैध घोषित हो जाता है, तो उस तरह को रोकने के लिए अभी हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भाई लाइसेंस प्राइवेट लोगों को दो, ताकि वो ठीक से लाइसेंस के जो नियम हैं उनके हिसाब से मकान और प्लाट बनाकर बेचे, तो कोई दिक्कत सरकार को है नहीं। और उसमें भविष्य में भी उसको बार बार मकान मालिक को डर नहीं रहेगा कि ये अवैध है या ये टूटने वाला है। ये तो आप ही की सरकार में हो ना, आप ही के विधायक थे। वहाँ जो आरोप लग रहे हैं कि आपसे जो पहले विधायक थे उन्होंने खूब वहाँ प्लॉटिंग करी है, खूब वहाँ कॉलोनियाँ कटी है। नहीं, वो विधायक ने, मैं नहीं कहता कि उसने करी है, किसने करी है, लेकिन ये होता रहा है। लेकिन मैं तो इसे 1 साल के अरसे को जानता हूँ कि यहाँ अब कोई प्रॉपर्टी डीलर इस तरह के काम नहीं कर रहा होगा, उसी का खामियाजा लोग भुगत भी रहे हैं। उसी चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कानून पास किया है कि छोटे छोटे लोगों को हम लाइसेंस दें, ताकि वो व्यवस्थित रूप से प्लॉट काटे, व्यवस्थित रूप से मकान बना के दें। जैसे पिछली योजना में आपने देखा होगा विक्रम ठेकेदार थे, उन्हीं को मंत्री बनवाया था राव इंद्रजीत सिंह ने।
फिर वो किस तरीके से उन्होंने किया है, वही स्थिति कमोबेश अभी ये नज़र आ रही है पिछले कई दिनों से। मीडिया में भी खूब खबरें आ रही हैं। पता नहीं मीडिया में क्या आ रही है, आप लोग क्या करते हैं, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कुछ लगता नहीं। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है देखते हैं। नहीं, कल जैसे अग्रवाल सभा में आप थे प्रोग्राम में। नहीं, मैं तो राव साहब के प्रोग्राम में पहले भी रहता था, आज भी रहता हूँ, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो अग्रवाल सभा का था, जनता का कार्यक्रम होता है। जनता में नहीं जाओगे तो नेता कैसे बनोगे। तो मेरी अपनी अलग सोच के कारण मैं गया हूँ। अब बनवारी लाल जी हो सकता है चुनाव में कहीं बिजी हों, क्योंकि बड़ौदा में मेरी भी ड्यूटी लगी है, उनकी भी ड्यूटी लगी होगी। तो राजनीति के बहुत सारे कारण और काम हो सकते हैं। चलिए, अगर लक्ष्मण जी को इस बार मंत्रिमंडल में अगर जगह मिलती है तो क्या मानते हैं रेवाड़ी की तस्वीर में कुछ बदलाव होगा, यहाँ से हमारा मंत्री होगा? भविष्य के गर्भ में क्या है ये समय बताएगा, और जब कुछ होगा तो आपको भी पता चलेगा। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं ना, राव इंद्रजीत सिंह का आप पर हाथ है, टिकट आपको मिली, तो अब एक कयास लगाया जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में अगर विस्तार हो तो राव इंद्रजीत सिंह जी आपकी पैरवी करेंगे। तो पैरवी करेंगे तो आप मानते हैं कि आपको आपके हक में ये पैरवी हो? देखिए, मेरे तो पार्टी का हाथ है, राव इंद्रजीत हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, इसलिए मेरे पे उनका सबका हाथ है। तो ऐसा नहीं है कि ये परिस्थिति वंश होते हैं, किस तरह से आगे परिस्थितियाँ आएंगी इनका जवाब तो समय रहते ही दिया जाएगा। आज भी चलिए, अब और हम एक बात कर लेते हैं। एक जनाब, इस टाइम जो सबसे बड़ी स्थिति है ना, आपने देखा होगा महंगाई को लेकर के किस तरीके की स्थिति है। आलू, प्याज, टमाटर जो अध्यादेश सरकार लेके आई है, लगता है उसके कहीं ना कहीं परिणाम सामने आने लग गए हैं कि जो महंगाई बढ़ी है, आलू, प्याज, टमाटर, क्या लगता है सरकार का कंट्रोल नहीं है? क्या लोग खाएगा? 50 रुपये किलो आलू, 80 रुपये किलो प्याज हो गई है। देखिए, आपने देखा है कि हमारे देश में, आप जब विपक्ष में थे ना, आए दिन आंदोलन करते थे, आज आप लोगों की कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही। आज आंदोलन का समय नहीं है, आज हमारा करने का समय है। लेकिन पानी का तो पानी आप कहेंगे ना। नहीं, वही तो कहना चाह रहे हैं कि आज हमारा करने का है, व्यवस्था बनाने का है। आज आंदोलन किसके लिए करेंगे? आज तो हमारे को जिम्मेवारी लोगों ने दी है, उसको निभाने का समय है। और दूसरा, हिंदुस्तान में पैदावार की किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। और ये जो अध्यादेश की आप बात बार बार करते हैं, ये क्या है कि लेकिन उस उत्पादन के रख रखाव के लिए हमें साधन भी चाहिए, रख रखाव के लिए वेयर हाउसेज भी चाहिए, रख रखाव, तभी तो सारी चीज़ें, जैसे सीजन पे प्याज होती है तो सस्ती हो जाती हैं, जब सीजन से दूर हटती हैं तो हमारे पास उतना स्टॉक नहीं होता। तो इसलिए भी ये कारण बनते हैं कई बार। और कुछ मौसम का प्रभाव भी सब्जियों पर निरंतर रहता है, कहीं पाले का असर है, कहीं गर्मी का असर है, कहीं अंधड़ का असर है, कहीं बारिश का असर है, ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर समय से हमारे पास सब साधन होंगे तो वो साधनों से हम हर चीज़ का उसका स्टॉक हो सकता है, और वो समय समय पे जब हमारे पास होगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, जब होगा तो निश्चित तौर पे सस्ता रहेगा। वही हम बोल रहे हैं ना। अब आदमी क्या खाए? 80 रुपये किलो प्याज है, 50 रुपये किलो आलू हो गया, टमाटर हो गया, गोभी, नई गोभी आ रही है, नए आलू, उसके बावजूद महंगाई। आखिर मैं यही तो कह रहा हूँ ना। अब लक्ष्मण सिंह यादव जी, ये व्यवस्था ही तो बैठाई जा रही है, अब आगे से ये महंगा ना हो। मैंने कहा ना कि रख रखाव की कमी की वजह से आज हमारे यहाँ 3 अध्यादेश आए। कल तक ये अपोजिशन वाले शोर मचाते थे, एमएसपी बंद कर देंगे, एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। और आप पिछले दिन से देख रहे हैं कि पूरा 1 तारीख से, और आज 27 तारीख हो रही, निरंतर बाजरे की, धान की खरीद हो रही है, कोई ऐसा तो है नहीं, और एमएसपी पे ही हो रही है। और आज भी मैंने प्रेस में कहा कि एक दाना दाना हम खरीदेंगे। 15 नवंबर तक का हमने उसमें रोस्टर जारी कर दिया। उसमें भी बहुत सारे किसान हताश है, परेशान हैं, जिनके सामने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, नंबर उनका आ नहीं रहा है। आज भी हम करके लेके आए, कम से कम 10 किसानों की हम बाइट करके लेके आए, बोले जी हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, हमारा कोई नंबर नहीं आ रहा। हमारा 120 किलो हुआ है, मान लो क्विंटल, और हमारा ले रहे हैं 40 क्विंटल, कैसे पार पड़ेगी? बाकी का हम क्या करें? नहीं, उसमें देखिए आप गलत कह रहे हैं। 40 क्विंटल एक दिन की परचेजिंग है, उसका रोस्टर निरंतर जारी रहता है, सेकंड रिवाइज रोस्टर होता है, उसमें 40 किलो और ना 40 क्विंटल और बेचता है। तो एक बार 40 सबका, एक दिन में 40 का ही नंबर आता है। लेकिन अगर उसके पास 200 क्विंटल पड़ा है और मेरी भूमि, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा उसका है, तो वो सारा बिकेगा।
लेकिन वो नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि एक बार सबको 40 का ही हमें टारगेट दिया है, पहले तो इतना भी नहीं था। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर हरियाणा गवर्नमेंट ही एक ऐसी सरकार है, अगर ना राजस्थान बाजरा खरीदती है, ना पंजाब बाजरा खरीदती है, ना आसपास का कोई और स्टेट बाजरा खरीदता है, केवल और केवल अपने किसान को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने ये निर्णय लिया। और लगातार अब आप देख रहे हैं बाजरा हमारी ही सरकार खरीद रही है और इतनी बड़ी कीमत पे। अगर MSP 2150 रुपये है, वरना तो आपको पता है अगर ये जो दिक्कत जो आ रही है, आप व्यवस्थाएं देख रही है ना, इस व्यवस्थाओं को खराब करने में भी कहीं ना कहीं जनमानस का कहीं रोल रहा होगा। क्योंकि आज गुजरात का बाजरा हमारे यहाँ आ रहा है, राजस्थान का बाजरा आ रहा है, तो हम वो बाजरा थोड़ी खरीदेंगे। उन व्यवस्थाओं को सुधारते हुए हम अपने किसान का बाजरा अभी खरीदेंगे। हमने यही लोगों से बात की कि भाई आप अपना बाजरा अब तो सब जगह खोल दिया है। वो कह रहा है, बोला भाई साहब मैं 40 किलो बाजरा लेके कलकत्ता जाऊँगा क्या बेचने के लिए, मेरा भाड़ा कितना लगेगा? बोला आप ये 40 क्विंटल ले रहे हैं, मान लो 40 मन बाजरा ले रहे हैं एक बार में, मेरे 200 मन बाजरा हो, मुझे 5 बार किराया भाड़ा लगेगा, फिर मैं कहाँ चक्कर काटता हूँ, बाजरा बेचता रहूँ सारे दिन, तो एक बार में लेना चाहिए ना। देखिए मैं भी जमींदार आदमी हूँ, भाड़ा एक बार में इतनी कोई बड़ी गाड़ी नहीं बनी वो 200 क्विंटल लाद के ले आएगा, वो किसान के पास है भी नहीं। किसान अपना उत्पादन ट्रैक्टर में लाता है और ट्रैक्टर में इससे ज़्यादा आता भी नहीं, और वो किसान बार बार खेत में नहीं जाता है क्या, तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती है ना। एक का तो 500 क्विंटल बिक जा रहे, एक का बेचारे का 2 क्विंटल है, वो भी रखा रह जाए। अभी जो खामी है बहुत सारी खामियां, आप भी कोई खामी नहीं है, कोई खामी नहीं है। जिन लोगों का इस रजिस्ट्रेशन में नंबर नहीं आया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन होता है, तो वो खामी कहाँ है मैं बता। खामियां यही है कि मेरे सवाल सुनो ना, खामियां ये है कि आम तो किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं, अब उसे ये पता नहीं, उसका मैसेज नहीं आया, कहाँ उसको जाके शिकायत करनी है, किससे बात करनी है। ऑनलाइन में ना कोई अधिकारी उसको बताएगा, ना मार्केट कमेटी वाला बताएगा, उससे क्या शिकायत हो, तो उसका कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा सिस्टम जो आप लोगों ने बनाया है ऑनलाइन का, उसमें ये भी तो उसको पता चल जाए भाई आपका भी नंबर नहीं आया, आपका 8 दिन बाद नंबर आएगा, वो कैसे त्रुटि है? नहीं, वो देखिए उसका मैसेज हर किसान को जाता है, आपने ठीक कहा। और दूसरा एक लिस्ट हम जारी करते हैं। तीसरा किसान आज जागरूक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहली बार आप कह सकते थे, लेकिन अब तो निरंतर आज भी लक्ष्मण जी ये मत कहो, बहुत अशिक्षित लोग हैं, किसान नहीं है इतना पढ़ा लिखा जो हर आदमी। आप भी शायद, अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप भी पूरा मोबाइल नहीं चला पाएंगे। किसान के घर में बच्चे सारे कंप्यूटर जानते हैं, किसान कभी, और वो सारा उसमें सहयोगी होते हैं। और इन व्यवस्थाओं को कैसे करेंगे? हमने 4 बार इस बार फसल खरीदने से पहले 4 सर्वे कराए। नंबर 1 तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, दूसरा ड्रोन का इस्तेमाल, तीसरा पटवारी की गिरदावरी, चौथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। उसके बावजूद भी चूक हो रही है, तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, इसमें जन समर्थन भी मिलना चाहिए कोई कानून में, और व्यवस्थाएं करने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं। और अब तो देखो किसान हर गाँव में CHC सेंटर खुले हुए हैं, जैसे मैंने आज चर्चा करी, अगर 18 गाँव में हमने सेक्रेटरीट खुलवाए हैं, उसमें हमने मुहूर्त कर दिए हैं, वो जल्दी ही CHC सेंटर, अटल सेवा केंद्र, 500 ऐसी योजनाएं हैं। चलिए हम और कर लेते हैं। आप विधायक कोसली के हैं, रहते रेवाड़ी में हैं, सेक्टर 4 में। आप रेवाड़ी भी अप एंड डाउन करते होंगे, रेवाड़ी की बहुत सारी समस्याएं जो शायद आप, क्योंकि भाजपा पार्टी की आपकी सरकार है, आप भी यहाँ से विधायक हैं कोसली से, तो डिस्ट्रिक्ट यही पड़ता है। एक आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। पिछले दिनों जो रेवाड़ी से विधायक है उन्होंने उठाया, दावा किया गया प्रशासन द्वारा, हमने काफ़ी सारे उठाए हैं, पर आपके शायद सेक्टरों में छोड़ दिए गए हैं सारे पोश एरियो के अंदर ये पशु, चाहे गड़ी बोलनी रोड हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह के हम आपके ऑफिस ये जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ भी पशु छोड़ दिए गए हैं। उससे कैसे निपटेंगे? आप लोग दावे किए जाते हैं, ये कैसी ज्वलन समस्या है, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कोई भी कानून बनता है, कोई भी व्यवस्था बनती है, उसमें जन सहयोग, जन भागीदारी जरूरी है। अब लोग अगर अपना ही पशु छोड़ के जाएंगे, लोग नहीं, सांड कौन पालता है? मैं देख रहा हूं ये बैल, आवारा सांड, गाय को छोड़ दीजिए, आवारा सांड की आप संख्या देखिए। नहीं, उसकी प्लानिंग सरकार ने बनाई है। अगर अब ऐसा सीड आ गया, अब बछिया ही पैदा होंगी, तो वो व्यवस्था इस समय के अनुसार
करी भी जाती है और उसमें हमारी सरकार कर भी रही है। जनाब, एक के बाद एक वारदात हो रही है, लगातार 2 लोग नहीं, निश्चित तौर पे ये केवल रेवाड़ी की अकेली समस्या नहीं है, धर्मशाला क्यों नहीं केवल ये हरियाणा की समस्या नहीं है। हम तो रेवाड़ी की बात करेंगे, हम यहाँ रह रहे हैं। मैं आप चाहे हिंदू, जब हम आपसे बात चुनाव में गया, जब मैं आपसे देखिए लक्ष्मण जी HR न्यूज को लोग इसीलिए मानते हैं कि हम तीखे सवाल करते हैं। अभी हमने आपसे बिहार चुनाव पे बात करी, आपने मना कर दिया कि मैं तो यहाँ की बात मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए, रेवाड़ी की जनता कहाँ जाए? वो सांड से क्यों जूझे? कोई ऐसे धर्मशाला नहीं बन सकती, बाड़ा नहीं बन सकता। बाड़ा बना है ना, दारूहेड़ा में बनाया है, दारूहेड़ा में बनाया है, जगह जगह गौशालाएं बन रही हैं। लेकिन रोज निरंतर इस तरह से चलता रहेगा तो जन समर्थन का भी जरूरत है, जन सहयोगी भी जरूरी है किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोई ये नहीं है कि सिर्फ लोगों का काम छोड़ना ही है, तो ये भी तो सहयोग करे ना। इसकी व्यवस्था के लिए क्या कोई बताया तो सही, व्यवस्था अभी दारूहेड़ा में हमने बनाई, जब तो वो पकड़ के मान ले जा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है समय से, इसमें जन सहयोग की, जैसे मैंने कहा, अब उनकी भी ज़रूरत है। सब लोग कोऑपरेट करेंगे तो ये समस्या का समाधान जल्दी होगा और लग भी रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रही, सब चीज़ सरकार को दिख रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कोसली के विधायक। कई दिनों से HR न्यूज को ये शिकायतें की जा रही थी कि आप भाजपा विधायक से कोई भी ऐसा लाइव इंटरव्यू नहीं करते कि जो रेवाड़ी की समस्या हो या डिस्ट्रिक्ट की समस्या हो। आज इसीलिए HR न्यूज ने तमाम तीखे सवाल कोसली विधायक से किए हैं। हालांकि हमने इनकी भी बात रखी है और अपने भी सवाल किए हैं, जो आम आदमी की मांग थी और उम्मीद थी, उसी को लेकर के आज सारी चर्चा और हर एक सवाल का जवाब हमने मांगा है। लगातार HR न्यूज इस तरीके के सवालों के जवाब मांगता रहेगा। जो लोग हमें भेजते रहेंगे, चाहे वो आवारा सांड को लेकर के हो, चाहे रेवाड़ी के और मुद्दों को लेकर के हो। आज फिलहाल इतना ही। कोमल के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।